बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो 9th क्लास बायोलॉजी पेपर चैप्टर नंबर 3 बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपके पास 22 टोटल क्वेश्चंस हैं 100 मिनट से सॉल्व करने के लिए। 7 MCQs हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 11 शॉर्ट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट द पेपर। ओके, आप सबसे पहले MCQs को देखते हैं। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन सारे ऑप्शंस में से कार्लस लीनियस, मार्गुलिस, स्पीशीज, नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन इरेलेवेंट है आपके पास? नन ऑफ दीज और स्पीशी आपके पास इरेलेवेंट ऑप्शन है। पहले इन्हें आउट करेंगे। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, मार्गुलिस और कार्लस लीनियस। मार्गुलिस जो था उस साइंटिस्ट ने आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम को मॉडिफाई किया था, लिहाजा ये तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन हो गया। कार्लस लीनियस जो आपके पास है वो राइट ऑप्शन है। इसी ने ये सिस्टम जो है वो निकाला था और इसको अडॉप्ट किया था, और इसके थ्रू आज जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। ठीक है जी, आपकी बुक से टैली कर लेते हैं। ये आपके पास Swedish biologist Carlos Linnaeus first introduced and adopted the system of binomial nomenclature. नेक्स्ट आपके पास है साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन। ऑप्शंस है एलियम सीपा, कॉर्वस स्प्लेंडस, होमो सेपियन, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज सबसे पहले आउट करेंगे। उसके बाद आपके पास होमो सेपियन जी आपके पास ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है आपके पास होमो सेपियन। कॉर्वस स्प्लेंडस आपके पास क्रो का साइंटिफिक नेम है, और एलियम सीपा आपके पास ऑनियन का साइंटिफिक नेम है। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना साइंटिफिक नेम है जो रिपीट नहीं हो सकता। जो साइंटिफिक नेम एक दफ़ा उसको दे दिया गया है पूरी दुनिया में वो ही चलेगा। तो अनियन का आपके पास जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा, और ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है साइंटिफिक नेम ऑफ स्टार फिश, एस्ट्रियस रूबेंस, होमो सेपियन, एलियम सीपा, नन ऑफ दीज वैसे ही आउट हो गया। एलियम सीपा आपके पास अनियन का साइंटिफिक नेम है, होमो सेपियन आपके पास ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? एस्ट्रियस रूबेंस। ये आपके पास स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट, द ग्रेट कॉज ऑफ स्पीशी एक्सटेंशन इज हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिसीज, नन ऑफ दीज को आउट करें। बाकी 3 ऑप्शन आपके पास जो है वो काफ़ी तक रिलेटेड है। किसी डिसीज से या किसी बीमारी से आपके पास स्पीशी एंडेंजर्ड हो सकती है लेकिन एक्सटेंट नहीं हो सकती। ग्रेट कॉज नहीं है किसी भी स्पीशी की एक्सटेंशन का। हंटिंग करने से भी आप उसे काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंडेंजर्ड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट कॉज है। लेकिन इससे बड़ा ग्रेट कॉज आपके पास है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर आप उस स्पीशी की जिस जगह पे वो रहती है उसका एनवायरनमेंट ही ख़त्म कर दें, ठीक है ना, उसकी सारी आप उसका जो, अगर किसी प्लांट की बात करें तो आपका एक प्लांट है वो स्पेसिफिकली जगह पे ग्रो करेगा, उसकी वो स्पेसिफिक सॉइल है, उसका वो स्पेसिफिक वाटर लेवल है। अगर आप वो सब डिस्ट्रॉय करके उसको वहाँ से उठा के किसी और जगह पे ले जाएंगे, जैसे आप किसी सी प्लांट को उठा के डेजर्ट में ले जाएंगे या आप उसको फॉरेस्ट में ले जाएंगे, तो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी स्पीशी का जो ग्रेट कॉज है एक्सटिंक्शन का वो है सबसे पहला कॉज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ पाकिस्तान? WWFP, IUCN, NACP, HJP। तो देख लेते हैं कि पहले ये एब्रीवेशन किसकी है। HJP आपके पास है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं, लिहाजा ये आउट हो गया। NACP आपके पास जो है वो है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसका इससे कोई लिंक नहीं, लिहाजा ये सबसे पहले आउट हुआ। आपके पास नेक्स्ट है IUCN, तो ये है जी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशनल स्पीशी, ऐसे कुछ करके ये आपके पास है। WWFP आपके पास है वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, ये आपके पास है। तो इन दोनों में से किसने सबसे पहले नेशनल रेड लिस्ट प्रिपेयर की थी? तो आपका राइट ऑप्शन है IUCN। इसने सबसे पहले आपके पास जो है वो रेड लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की थी आपके एनिमल्स की और प्लांट्स की, जिससे पता चलता है कि कितनी स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड है और कितनी स्पीशीज़ जो आपके पास हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आपकी बुक से भी देख लेते हैं। ये देखें जी, द IUCN हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट आपका MCQ है द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये तो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, तो ये बहुत सारे बच्चों को आता होगा।
इसका राइट ऑप्शन आपके पास है मार्कोर। टाइगर, ब्राउन बियर, कैट आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान 2010 कंप्राइज, ये भी जनरल क्वेश्चन भी है लेकिन आपकी बुक से भी है। तो राइट ऑप्शन आपके पास 170.5 मिलियन, 174.5 मिलियन, 173.5 मिलियन या 175.3 मिलियन। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है 173.5 मिलियन। ठीक है जी, आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपने इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें डिफाइन, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, आपने पूरी प्रेजेंट करनी है, इन्वर्टेड कोमास में लिखनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट था, कार्लस लीनियस था जिसने ये सिस्टम निकाला था। उसके बाद आपने बताना है कि किस तरह से इसमें साइंटिफिक नेम लिखते हैं। पहला नेम आता है जीनस का, दूसरा नेम आता है स्पीशी का। ये 3 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे और आपके 2 जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। राइट डाउन साइंटिफिक नेम ऑफ फॉलोइंग अनियन एंड स्टारफिश। इसमें आपने बच्चे कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले अनियन लिखना है और उसके आगे उसका साइंटिफिक नेम लिखना है। ठीक है, फिर स्टारफिश और उसका साइंटिफिक नेम लिखना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिफाइन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, इसमें आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर एग्जाम्पल देनी है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपके पास डायनासोर है, डायनासोर लिख दें, या अगर आपने बुक से देख के लिख दें। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशी, इसकी भी आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसकी एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कोई से 2 इफेक्ट्स आपने लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं कि अगर आपकी ट्रीज रिमूव कर दिए जाए तो आपकी सॉइल जो है वो ख़राब हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाती है। कोई फ्लड आएगा, कोई रेनफॉल होगी तो सारा जो सॉइल है वो बह जाता है, रिवर्स में चला जाता है, सॉइल इरोजन हो जाएगी। दूसरा आप लिख सकते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पे जो स्पीशीज़ रहती हैं उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं। आप अपनी बुक से भी याद कर सकते हैं लेकिन ये 2 मेन पॉइंट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ WFP। WFP एब्रीविएशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, दैट्स इट। आपने बस इतना लिखना है, WFP इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस। इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। What is the role of overhunting in extinction? Overhunting का क्या रोल है एक्सटिंक्शन में। अगर आप किसी स्पीशी को ओवरहंट करेंगे, बहुत ज़्यादा हंटिंग करेंगे तो क्या होगा, वो स्पीशी जो स्पीशी है उसकी तादाद कम से कम होती जाएगी और हर स्पीशी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्लांट को हंट करें, एनिमल्स को जैसे हंट करते हैं लोग, पांडास को हंट करते हैं, बहुत सारे आपके पास नए परिंदे होते हैं, लोग उनको हंट करते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है उस पर बुरा इफेक्ट होता है। लेकिन हम आपकी बुक से देख लेते हैं, आपकी बुक में जो आंसर दिया है आप वो ही लिखें, ये आपके पास है। Overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and the endangerment of many more such as whales, ibex, urial markhor, the national animal of Pakistan. ठीक है, commercial hunting both legal and illegal is the principal threat. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूकलिप्टस प्लांट्स। इसको भी आपकी बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये आपके पास आ गया। यूकलिप्टस प्लांट जो है बेसिकली पाकिस्तान का लोकल प्लांट नहीं है, इसको बाहर से लाया गया था। तो यूकलिप्टस प्लांट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन यूकलिप्टस प्लांट्स। इसकी जो वाटर टेबल ख़राब करने वाली बुराई की वजह से इसके आसपास और कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करते, बल्कि ये भी करता है कि
जो वहाँ के लोकल प्लांट्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उनकी जगह घेरना शुरू कर देता है। और बहुत जल्दी इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया गया था क्योंकि यूकलिप्टस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो इसके तेज़ी से ग्रो करने की वजह से ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान का वाटर टेबल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। और जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको पानी नहीं मिलता और जगह भी उनकी घेर लेता है, इस वजह से दूसरे प्लांट्स जो है वो एक्सटेंट तो नहीं लेकिन इंडेंजर्ड किसी हद तक हो जाते हैं। ये आप जो है पैराग्राफ जो है पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट रेड लिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमने ऊपर एमसीक्यू में डिस्कस किया। IUCN ने प्रिपेयर की थी फर्स्ट रेड लिस्ट। आप उसकी पूरी जो एब्रीवेशन जो है वो उसकी पूरी लिखेंगे और बस आपने यही लिखना है कि किस ने प्रिपेयर की थी। IUCN ने प्रिपेयर की थी। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स विद कॉमन नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स विद कॉमन नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी, तो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? कोई सी दो प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि अगर आपके पास कोई प्लांट है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है प्याज की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, तो प्याज जो है वो उर्दू में प्याज है, इंग्लिश में आप उसको ऑनियन कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी ज़बानों में इसका कोई और नाम होगा। तो अगर आप किसी और मुल्क में ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे जाके आप कहेंगे मुझे प्याज चाहिए, तो उन्हें किस तरह समझ आएगा कि आप प्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने जो है वो साइंटिफिक नेम निकाला था, एक ऐसा नेम जो कि पूरी दुनिया में एक ही होगा। जिस तरह प्याज का आपके पास साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है, आप कहीं भी चले जाएंगे आप कहेंगे एलियम सीपा, तो उन्हें समझ आएगा प्याज की बात करें। इस तरह कॉमन नेम्स जो है उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया, एग्जांपल दी गई है फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स, लेकिन बहुत सारी फिश है, सिल्वर फिश है, गोल्डन फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है। जेली फिश बिल्कुल जेली की तरह तो नहीं है, स्टार फिश की शेप स्टार जैसी है। कैट फिश है आपके पास, तो वो कैट तो नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उन सब ने अपने अपने ज़बान के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को नाम दिए हुए हैं। तो दुनिया में एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि हर ऑर्गेनिज्म को आप नाम लें तो आपको पता चल जाए इस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, इसलिए साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। और कॉमन नेम्स जो होते हैं वो लैंग्वेज के साथ साथ रीजन के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। तो आप दो रीजन लिख सकते हैं, एक तो कॉमन नेम्स का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं कि कॉमन नेम्स बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, वो वेरी करते हैं हर रीजन और हर कल्चर और हर कंट्री के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने साइंटिफिक नेम दिया है हर ऑर्गेनिज्म को, ताकि पता चल जाए कि किस ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, स्टेट एनी टू रूल्स फॉर सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, वो बहुत बेसिक से रूल्स हैं जिनको आप साइंटिफिक नेम लिखते हुए जो है वो भी यूज़ करते हैं। पहला रूल तो आपका है साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स सच एज होमो सेपियंस। The first term generic name always begin with capital letter while species name is never capitalized, यानी कि उसको स्मॉल में लिखेंगे। तो ये दो बेसिक रूल्स हैं, यही आप याद करें और यही लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स आर किल्ड ईच ईयर। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी जो साइड पे बॉक्स होता है उसमें से आया हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। 2 लाख इस तरह करके आपके कोई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि हर साल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये आपके पास इसका आंसर, it is estimated that about 2 lakh of the 1 million migratory birds passing through Chitral are killed during migration, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, एज टू एज ही आपने इसको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। इसमें आप एक एक करके उनके नेम लिख दें। WWFP हो गया आपके पास, ठीक है। IUCN हो गया आपके पास, उसके अलावा आपके पास हो गया हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट है आपके पास, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमानियन रेंज बलूचिस्तान है। ये सब के सब नेम्स आपके पास दिए गए हैं, ये देखें जी। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सुलेमान रेंज बलूचिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इन सब की डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स चित्राल KP,
कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारकोड, ठीक है। ये सब प्रोजेक्ट्स की नेम है, ये सब आप लिख सकते हैं। ये नेशनल NSC नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ये भी आपका IUCN हो गया। ये सब आपके पास CCD UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ये सब जितने भी आपको आते हैं इजीली आप याद करें इन्हें, और उसके बाद इन सब के नेम्स लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपका पूरा टॉपिक ये आपके पास है। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या स्टेप्स लिए हैं ये इसमें हम देख लेंगे, किस तरह आपने अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपको बताया है उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे। ये प्रोजेक्ट्स आपने याद करने हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी थोड़ी याद करनी है, इन सब के नेम्स लिखने हैं, और उसके बाद आपने थोड़ी सी डिटेल देनी है, इनकी प्रोजेक्ट्स आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 प्रोजेक्ट्स आपको आने चाहिए, ठीक है, और उनकी डिटेल आपने बतानी है। डिस्क्राइब इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन बीइंग्स की वजह से क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, सोसाइटीज़ बनाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। फिर हंटिंग का जो लोग शौक़ रखते हैं उसकी वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से, हमारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड हो रही हैं और कुछ तो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस फॉर 600 मिलियन ह्यूमंस वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट लॉस, ये आपने पॉइंट्स बना के लिखने हैं। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशी एक्सटेंशन। ये सब आपने पॉइंट्स बना के लिखे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आपने डिस्क्राइब भी करना है। हैबिटेट लॉस से, जैसे आपको पहले भी ऊपर एक्सप्लेन किया कि हैबिटेट लॉस की वजह से किस तरह कोई स्पीशी इंडेंजर्ड होती है, एक्सटेंट होती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे होता है, ओवर हंटिंग की वजह से कैसे होता है। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं जो यूकलिप्टस प्लांट है जिसको ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है पाकिस्तान, और उस यहाँ पे आके उसने तेज़ी से ग्रोथ उसकी इसलिए होती है कि वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है वो, तो वाटर टेबल डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से दूसरे प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता और वो रिमूव हो जाते हैं। या फिर हम किसी एक स्पीशी को उठा के किसी और जगह ले जाएं तो उसकी वजह से भी आपके पास जो है वो स्पीशी इंडेंजर्ड हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये इम्पैक्ट है ह्यूमन बीइंग्स का बायोडाइवर्सिटी पे। इन सब पॉइंट्स को आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास 5 ही हेडिंग्स हैं और 5 हेडिंग्स को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो आपको इंशाल्लाह ताला पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। कोई चीज़ आपको लगे कि मिस हो गई है या कोई चीज़ सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई या कुछ आपको समझ नहीं आया, तो उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, आप बता सकते हैं। अभी के लिए ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ओके।